हरिया सोकर उठा ही था कि उसकी पत्नी रूपा बोली, सुनो जी, अब घर में रोटी सब्जी कैसे बनेगी? चूल्हा जलाने के लिए ईंधन भी खत्म हो गया है। तुम कोई काम वगैरह ढूंढने की कोशिश करो जी। रूपा, तुम्हारे सामने रोजाना ही सेठ जी के पास काम मांगने जाता हूँ और रोजाना मुझे टालकर खेती का काम दूसरे मजदूरों से करवा लेते हैं। तो तुम सेठ जी की जगह किसी और से काम मांग लो। तुम्हें पता है, सेठ जी ऊंच नीच का वहम करते हैं। वो हमें अपने से छोटा समझते हैं। वो तुमसे अपने खेतों में काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, देखता हूँ। आज एक दो जगह जाकर अल्लाह कुएं से एक बाल्टी पानी खींच दे, मैं नहा धो लेता हूँ। गांव में जो भी बड़े जमींदार थे, सब हरिया से भेदभाव करते थे और उसे काम ना होने का बहाना करते थे। अब तो एक ही रास्ता है, दूसरे गांव जाकर काम की तलाशी करनी होगी। पर दूसरे गांव आने जाने में तुम्हें सुबह से रात हो जाया करेगी। पर करना तो पड़ेगा रूपा, नहीं करूँगा तो 2 वक्त की रोटी कैसे जुटा पाएंगे। अगले दिन हरिया दूसरे गांव निकल पड़ता है। दूसरे गांव पहुंचकर हरिया को काम मिल जाता है, पर रोजाना दूसरे गांव आने जाने में हरिया बहुत थक जाता था। रूपा, मुझे दूसरे गांव के लोग नहीं पहचानते, इसलिए मुझे वहां पर आसानी से काम मिल जाता है। एक मेरे अपने गांव के लोग जो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। भगवान, आपकी बनाई दुनिया में तो सब मनुष्य बराबर हैं, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। फिर मेरे साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों भगवान? अपने ही गांव में आज मुझे दुत्कारा जाता है। काम मांगने जाओ तो गांव के सेठ और जमींदार कहते हैं कि मैं उनके यहाँ काम करने के लायक नहीं हूँ। हरिया अगले दिन दूसरे गांव से वापस आ रहा था। शाम घिराई थी। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु महाराज मिलते हैं। बेटा, किस दिशा में जा रहे हो? बाबा, मैं तो अपने गांव वापस जा रहा हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे साथ एक रात के लिए तुम्हारे घर रह सकता हूँ बेटा? कल सुबह मुझे यहाँ से दूर हिमालय पर प्रस्थान करना है, तो रात गुजारने की कोई जगह नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ बाबा, जरूर, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और आराम से रात बिता सकते हैं। पर क्या हुआ बेटा, तुम रुक क्यों गए? अगर तुम मेरा अपने साथ जाना पसंद नहीं करते या तुम्हारे साथ चलने में कोई अड़चन है तो मैं नहीं जाऊंगा बेटा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जंगल में ही रात गुजार दूंगा। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर क्या आप मेरे घर रह पाओगे? मेरे यहाँ तो गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आता, सब मेरे से दूर भागते हैं। सब कहते हैं कि मैं उन सब से बहुत छोटा हूँ, उन सब के साथ बैठने उठने लायक नहीं हूँ। बस यही सोच रहा था बाबा। नहीं बेटा, व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके कर्म ही उसे बड़ा बनाते हैं। मैं तुम्हारे घर में खुशी खुशी रात बिता सकता हूँ। बाबा, आपकी बातें सुनकर मुझे आज बेहद प्रसन्नता हुई है। आज कोई अतिथि मेरे घर में आएगा तो रूपा को भी बहुत खुशी होगी। हरिया उन साधु महाराज को अपने साथ घर ले आता है और रूपा से गरम गरम रोटी बनाने के लिए कहता है। रूपा, बहुत समय के पश्चात हमारे घर कोई अतिथि पधारे हैं और वो भी साधु महाराज के रूप में। तुम एक काम करो, जो भी आटा रखा है उसकी गरम रोटियां बनाकर ऊपर गुड़ रखकर दे दो। बाबा, ये लीजिए गरम रोटी और गुड़। हमारा अहोभाग्य है जो आप हमारे यहाँ पधारे हैं बाबा। भोजन करने के पश्चात साधु महाराज रूपा और हरिया से कहते हैं, तुम दोनों की सेवा पाकर मैं अति प्रसन्न हूँ मेरे बच्चों। अब तुम दोनों भी सो जाओ, मैं भी आराम कर लेता हूँ। तुम मेरी चारपाई यहीं आंगन में कुएं के पास ही बिछा दो। हरिया साधु महाराज के लिए कुएं के पास ही बिस्तर लगा देता है और कुछ समय पश्चात साधु महाराज को नींद आ जाती है। अगली सुबह हरिया और रूपा सो रहे थे। साधु महाराज कुएं के पास जाते हैं और अपने कमंडल में से जल की कुछ बूंदें लेकर कुएं में छिड़क देते हैं। इतनी देर में हरिया और रूपा भी उठकर आ जाते हैं। बेटा, अब मैं प्रस्थान करूंगा। तुम दोनों सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। साधु महाराज वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और हरिया रोजाना की भांति दूसरे गांव काम के लिए जाने लगता है। अचानक एक दिन, भैया, लगता है गांव में सूखा पड़ रहा है। नदी नाले सब सूखते जा रहे हैं। मेरे तो घर के पास के सारे कुएं और तालाब सूख गए हैं। सुदर्शन जी, आपकी तो छोड़ो, हमारे साथ भी यही कहानी है। मेरे अपने घर में भी इतना गहरा कुआं खुदवाया हुआ है, वो भी पूरा सूख चुका है। एक बूंद भी पानी की नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमें गांव के चौधरी जी से बात करनी चाहिए। सब लोग गांव के चौधरी के पास जाते हैं, पर वहाँ तो
अजी सुनते हो, घर में चूल्हा कैसे जलेगा, भोजन कैसे बनेगा, पानी की एक बूंद भी नहीं है, सारे मटके और बर्तन खाली पड़े हैं, घर के दोनों कुएं सूख चुके हैं, कहाँ से आएगा पानी पीने का। गांव के इतने बड़े जमींदार हो, तुम्हें पता है गांव में सूखा पड़ चुका है, कुछ तो उपाय सोचो। अब गांव में सूखा पड़ गया है, हम भी क्या करें। जो थोड़ा बहुत पानी था मैंने तुम्हें मंगवा कर दे दिया। अब सारे नौकर चाकर भी दूर गांव से पानी ला ला कर थक गए हैं। कोई भी हमें अपने गांव से पानी नहीं देता है। सबको अपने गांव की चिंता है, इसलिए हर कोई अपने गांव में पानी बचा कर रखना चाहता है कि कहीं वहां भी सूखा ना पड़ जाए। चौधरी साहब, हम सब की भी यही विपदा है कि गांव में पानी कहाँ से आए। पानी की एक बूंद भी गांव में नहीं है चौधरी साहब। सब घरों का बुरा हाल है। गांव के सारे कुएं, तालाब, नदी, नाले सब सूख चुके हैं। कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं है। मालिक, कुछ कीजिए चौधरी साहब। गांव में सूखा पड़ जाने से सब लोग बहुत परेशान थे। उधर हरिया और रूपा हैरान थे। रूपा, पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं है, पर हमारे कुएं में तो पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, और वो भी साफ और मीठा। ऐसा कैसे हो सकता है रूपा कि गांव के सभी कुएं और तालाब सूख गए हैं, पर हमारे कुएं का पानी नहीं सूखा। मुझे तो ये उन्हीं साधु बाबा का चमत्कार लगता है जो उस दिन हमारे यहाँ रात में ठहरे थे। मैंने उन्हें कमंडल से कुछ जल की बूंदें इस कुएं में छिड़कते हुए देखा था। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि इस गांव में सूखा पड़ने वाला है। हे साधु महाराज, आप जहाँ कहीं भी हैं, हमारी तरफ से धन्यवाद स्वीकार कीजिए। हरिया और रूपा मन ही मन उन साधु महाराज को धन्यवाद करते हैं। उधर जब ये बात जमींदार को पता चलती है तो वो भी हैरान रह जाता है। क्या उस गरीब का कुआं पानी से भरा हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है कि पूरे गांव में पानी की एक बूंद नहीं है और हरिया का कुआं पानी से भरा हुआ है। तो आप नौकरों को भेजकर हरिया के कुएं से पानी मंगवा लीजिए, कम से कम बच्चों को पानी तो मिलेगा। बार बार प्यास से बिलख रहे हैं। पर हम हरिया के घर का पानी कैसे पी सकते हैं? वो हमारी बिरादरी का नहीं है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम एक जमींदार होकर एक गरीब के घर का पानी पिएंगे? चौधरी साहब, यदि हम ऊंच नीच देखते रहे तो हम सब बिना पानी के स्वर्ग सिधार जाएंगे। हाँ, हमें मजबूरीवश हरिया के कुएं से पानी लेना ही होगा। अब सिर्फ हरिया ही है जो इस गांव के लोगों को सूखे से मरने से बचा सकता है। चौधरी साहब, बात को मान लीजिए, वक्त की नजाकत को समझिए। इस गांव को बचाने के लिए हमें हरिया की मदद लेनी ही होगी। ठीक है, हम हरिया के घर जाएंगे और पानी की सहायता के लिए मदद मांगेंगे। हम जानते हैं हमने हरिया के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए आज भगवान भी हमारी तरफ नहीं है, वो भी हरिया के साथ है। पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, पर सिर्फ हरिया के घर में पानी की कोई कमी नहीं है। ये सब शायद ईश्वर का ही प्रताप है। वो हमें सबक देना चाहते हैं। चलो, सब गांव वाले हरिया के घर चलते हैं। चौधरी साहब गांव वालों के साथ हरिया के घर जाते हैं। चौधरी साहब को अपने घर आया देख हरिया हैरान रह जाता है। चौधरी साहब, आज आप मुझ गरीब के घर पधारे, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? चौधरी साहब, जो आपने यहाँ आने का कष्ट किया। हरिया, अब सिर्फ तुम ही हो जो इस गांव को सूखे की चपेट में आने से बचा सकते हो। क्या तुम अपने कुएं का पानी गांव वालों को प्रयोग में लाने की इजाजत दोगे? चौधरी साहब, आप मुझ गरीब के घर का पानी पिएंगे। अपने गांव की सेवा का मुझे मौका मिला है तो मैं भला पीछे कैसे रहूंगा। ये मुझ गरीब का कुआं नहीं, ये पूरे गांव का कुआं है। गांव को बचाने के लिए मेरी जान भी हाजिर है। इस कुएं से पानी भरकर मेरे गांव वालों की प्यास बुझेगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। आप सभी गांव वालों को बोल दीजिए कि ये पूरे गांव का कुआं है, वो चाहे जितना मर्जी यहाँ से पानी ले सकते हैं। हरिया, हमें माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हें गांव में सबसे छोटा समझा। हम तो सीधे मुंह तुम्हारे साथ बात भी नहीं करते थे, पर आज तुम ही इस गांव को बचाने के काम आए हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हरिया। हरिया, आज के बाद तुम्हें दूसरे गांव में काम की तलाश में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे खेतों पर ही काम करोगे और अपना जीवन यापन करोगे। मुझे माफ कर दो।